Hello friends, welcome to my channel. We are starting with class 8 SST History, chapter 1, How, When and Where. How important are dates? There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? तो पहले हिस्टोरियंस के बीच में डेट्स को लेके बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी कि ये बैटल इस डेट में फॉट हुआ है, ये रूलर यहाँ से यहाँ इस पीरियड तक वो राजा बना हुआ था, राजा था इस पीरियड तक। तो और हमने लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि हम मुझे हिस्ट्री इसलिए नहीं पसंद क्योंकि बहुत सारी डेट्स मेमोराइज करनी पड़ती है और मुझसे नहीं होती वो। तो ये सारी जो कंसेप्शंस हैं वो ट्रू है या बस ऐसी फॉल्स कंसेप्शन है? तो हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। तो ये तो हमें पता है कि हिस्ट्री क्या बताती है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारी पहले पास्ट में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो आज हमारी जो लाइफ है जो ऐसे टर्न हुई है। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। वो यही है कि कैसे थिंग्स पास्ट में थी और कैसे वो आज चेंज हुई है। As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talked of before and after. जैसे जैसे हम टाइम को रेफर करते हैं हम कहते हैं कि बिफोर पहले ऐसा था अब ऐसा है। ठीक है। तो लिविंग इन अ वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। हम वर्ल्ड में रहते हुए भी हम चेंजेस जो है वो इग्नोर कर देते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि हमेशा से ये चीज ऐसे ही थी। हम पीछे की हिस्ट्री जानना पसंद नहीं करते, बस हम देखते हैं कि ये चीज हमेशा ऐसे ही थी और उसके पीछे क्वेश्चंस नहीं देखते उसके। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। बट कभी कभी हम पूछ लेते हैं, like watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee। हम जैसे लोगों को टी स्टॉल पे देखते हैं चाय पीते हुए तो हम खुद से सवाल करते कि कब से टी और कॉफी बनी, कब आया वो टाइम जब लोगों ने टी और कॉफी पीना शुरू करा। Looking out of the window of the train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways। कि जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि रेलवेज कैसे आई, कैसे एग्जिस्ट हुई रेलवेज, और जब तक नहीं थी तो कैसे लोग ट्रेवल करते थे, लॉन्ग डिस्टेंसेस कैसे ट्रेवल करते थे लोग। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to print it। जब न्यूज़पेपर्स थे ही नहीं तब लोगों को कैसे पता लगता था कि देश में क्या हो रहा है। All such historical questions refer us back to notions of time. But time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or month। तो हम देखते हैं कि किस टाइम पीरियड में ये हुआ, बट हिस्ट्री में ये जरूरी नहीं है कि हमें डेट भी याद हो, वो मंथ भी याद हो। हम एक्चुअली पीरियड देखते हैं कि इस पीरियड में लगभग इस पीरियड में आया होगा। समटाइम्स इट वो इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सपोज कोई चीज को होने में बहुत लंबा समय लगा तो हम कोई एक डेट मेंशन नहीं कर सकते, हम उसमें पीरियड एक मेंशन करेंगे। People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time। अब ऐसा तो नहीं लोगों ने सुबह उठ के चाय पीना शुरू कर दिया ऐसे ही, कि उन्होंने धीरे धीरे उसका टेस्ट अपने टेस्ट उन्होंने डेवलप करा होगा। There can be no one clear date for process such as this। कोई एक डेट तो हम दे नहीं सकते इन प्रोसेसेस को। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established। हम ऐसी सिंगल डेट नहीं बता सकते कि कब ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, कब हमारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस के लिए, और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, और क्या क्या चेंजेस
हुए हमारी इकोनॉमी में और हमारी सोसाइटी में. All these things happened over the stretch of time because ये period of time नहीं हुए, हम कोई एक date mention नहीं कर सकते. We can only refer a span of time and approximate period over which particular changes became visible. हम एक period दिखा सकते हैं कि ऐसे changes कब हमें visible होना शुरू हुए. Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो हम क्यों कहते हैं कि history सिर्फ dates ही है, dates याद करना. This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year for the next ruler succeeded to the throne. अब कुछ ऐसे हमारे इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसे कुछ होता है कि जब रूलर्स जो थे, जैसे शादी कब हुई तो एक पर्टिकुलर डेट पे ही हुई होगी, एक पर्टिकुलर ईयर में. तो ऐसे, या वॉर कब हुआ, वॉर कब स्टार्ट हुआ, जो रूलर है वो कब उनकी डेथ हुई. तो ऐसे इन स्पेसिफिक चीजों की एक डेट होती है. ऐसे ऐसे जो इंस्टेंसेस होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो डेट्स पे, क्योंकि अब ये सारी चीजें तो हमें उनके ईयर के लिए, ईयर तो याद रखना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए. अगर कोई रूलर की डेथ कब हुई हमें पूछा जा रहा है तो हमें उनका ईयर याद रखना पड़ेगा. तो इसलिए लोग कहते हैं कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स. फॉर इवेंट्स सच एज दीज, अब इन इवेंट्स के लिए अगर हम डेट्स ही नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. तो इसलिए हम कहते हैं कि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में. As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about the host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. कि हमने पास्ट 2 इयर्स में हमने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ी है, 6th and 7th क्लास, और हमने देखा है कि कैसे वो लिखते हैं, हिस्टोरियंस कैसे लिखते हैं कि क्या क्या लोग खाते थे उस समय, कैसे सिटीज डेवलप हुई, कैसे मार्केट्स आगे बढ़े, कैसे नए नए किंगडम्स फॉर्म हुए. नाउ व्हिच डेट्स, by what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose a history of the past, are not important on their own. They became vital because we focus on a particular set of events as important. कोई भी डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट उस टाइम पे जो इवेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्यों उस डेट पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमें उसके बिहाइंड का इवेंट जानना होता है, इसलिए हम उस डेट पे फोकस करते हैं. if we focus or if our focus of study changes, if we begin to look new issues, a new set of dates will appear significant. अब हम कोई और चीज, कोई और इवेंट के बारे में पढ़ने लग जाए, पुराने हिस्ट्री के कोई और इवेंट के, तो उसके एसोसिएटेड जितने भी डेट्स हैं उनको हमें याद करना पड़ेगा. तो हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स, बट इट एक्चुअली इज अबाउट इवेंट्स, कि कौन सा इवेंट कब हुआ. Consider an example in the histories written by British historians in India. The rule of each governor general was important. कि histories में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया में लिखी हिस्ट्री, उसमें जो रूलर, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम में रूलर को हम गवर्नर जनरल कहते थे. हर एक गवर्नर जनरल का कि कौन कौन था वो इम्पोर्टेंट है. These histories began with the rule of first Governor General Warren Hastings and ended with last Viceroy Lord Mountbatten. हमें ये जानना है कि फर्स्ट जो हमारा गवर्नर जनरल था इंडिया का जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग. और एंड कौन था एंड में? लॉर्ड माउंटबैटन. In separate chapters, we read about the deeds of others: Hastings, Weasley, Benedict, Dalhousie, Canning, Lawrence, Ripon, Curzon, Hardings, Irwin. तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे. हमने फर्स्ट और लास्ट तो देख लिया, बट बीच में कौन कौन से गवर्नर जनरल आए, इट इज इम्पोर्टेंट. It was a seemingly never-ending succession of governor general and viceroys. कि ऐसा था कि
नेवर एंडिंग मीन्स एक प्रोसेस जो चले चला जा रहा है, एंडिंग नहीं हो रहा है जिसका. So all the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies and achievements. अब हमें लाइक कौन सा रूलर कब था, कौन से पीरियड तक था, तो हमें याद करना पड़ेगा. तो ऐसे हमारी लिंक हो जाती है, इवेंट्स हमारे लिंक हो जाते हैं डेट से. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives mark the different chapters of the history of British India. तो कौन कौन से रूलर्स कब आए, कौन कौन से गवर्नर जनरल ने कब कब रूल करा इंडिया पे, इन पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं. Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of the history of Governor General? कि हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते थे कि कैसी कैसी एक्टिविटी, क्या क्या लोगों के लाइफ में चेंजेस हुए और कैसे कैसे गवर्नर जनरल किस किस टाइम पीरियड के गवर्नर जनरल में, या कौन सा गवर्नर जनरल तब रूल कर रहा था जब ये एक्टिविटीज या हमारी लाइफ में चेंजेस हुए. तो हमें हिस्ट्री के लिखने का पैटर्न बदलना चाहिए. When we write history or a story, we divide it into chapters. हम chapters में divide कर देते हैं. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. Coherence means relatedness देना, related देना कुछ chapter को. It is to tell a story in a way what makes some sense and can be followed, ताकि कुछ sense कर पाए, ताकि हम उसको relate कर पाए. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. और उस प्रोसेस में हमसे वो चीजें बताते हैं जो हमारी स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट है. In the histories we revolve around the life of British Governor General. The activities of Indians simply do not fit. They have no space. अब जो हम ये हिस्ट्री पढ़ेंगे ब्रिटिश गवर्नर जनरल में, उनमें जो इंडियंस की जो लाइफ है वो फिट नहीं हो रही है, मींस उस हिस्ट्री में फिट नहीं हो रही है. What then we do? Clearly we need another format for our history. This would mean that the old dates have no longer significance that they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. अब ऑब्वियसली हमें लोगों की लाइफ के चेंजेस देखने की, इंडियंस के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के होने से, जब वो चेंज होते थे, गवर्नर जनरल चेंज होते थे. हमें उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी ना जानने की कैसी थी उनकी लाइफ स्टाइल. तो इसलिए हमें अपना हिस्ट्री का जो पहले इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट थी, अब वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री लिखने का तरीका है वो बदल गया है. ठीक है, तो इसमें यही लिखा है अभी तक. हाउ डू वी पीरियडाइज? अब कैसे हम पीरियड लिखते हैं कि कौन सा पीरियड, हम कैसे क्लासिफाई करते हैं पीरियड्स को. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work. उन्होंने पब्लिश करा जेम्स मिल ने 1817 में A History of British India. In this he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. तो इन 1817 में जेम्स मिल, जो एक इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने एक 3 वॉल्यूम की बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री. और उन्होंने उसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करा: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? कि ये पीरियडाइजेशन ऐसे जो उन्होंने डिवाइड करा इंडियन हिस्ट्री को, वो बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड हुआ. Why do we try and divide history into different periods? अब हमने क्यों डिवाइड करा, उन्होंने क्यों डिवाइड करा हिस्ट्री को? We do so in an attempt to capture the characteristics of time, its central features as they appear to us. So the term through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, more important. उन्होंने क्यों अलग करा, हम क्यों डिफरेंट periods में डिवाइड कर देते हैं किसी इवेंट को या किसी अपनी हिस्ट्री को? क्योंकि हर एक टाइम का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम पढ़ पाए, वो हम देख पाए अच्छे से, हम उसको अच्छे से इलैबोरेट करके लिख पाए. They reflect our ideas about the past, कि पहले आइडियाज कैसे थे पास्ट के बारे में, पहले कैसे लोग सोचते थे और अब कैसे सोचते हैं.
They show how we see the significance of the change from one period to another. कैसे शो हुआ है हमारा एक पीरियड से डिफरेंट पीरियड में जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो चेंजेस हैं वो कैसे दिखाए गए हैं, वो क्या हैं, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में लिखते हैं. मिल थॉट that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. जेम्स मिल ने क्या सोचा कि जो उनका लाइफस्टाइल है, एशियंस का लाइफस्टाइल है, वो बहुत कम है, मींस लोअर है देन द यूरोप. यूरोप से उनका जो सिविलाइजेशन है, उनका जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज्यादा नीचे स्तर पे है. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल द कंट्री. उनके उनके मुताबिक जो है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम्स ने रूल करा इंडिया को. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट, टेबूज एंड सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज डोमिनेटेड सोशल लाइफ. की उनकी जब हिंदूज और मुस्लिम्स रूल करते थे तो उनके हर एक तरीके के रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट, टेबूज मींस कास्ट सिस्टम था, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होती थी. ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट कुछ सिविलाइज इंडिया. क्या सोचा मिल ने कि ब्रिटिश का रूल जो है वो सिविलाइज कर सकता है इंडिया को. टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया. अब ये चीज करने के लिए उनको उनको पूरा यूरोप को ही कॉपी करना था. तो यूरोपियन मैनर्स, क्या क्या मैनर्स हैं, क्या क्या आर्ट्स हैं, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस है, कैसे लॉज है, तो उन्होंने वो इंट्रोड्यूस करे इंडिया में. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories of India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. Mill ने क्या suggest करा कि उन जो ब्रिटिशर्स है उनको पूरा जो है वो अपने कॉन्कर मींस हथियार लेना चाहिए इंडिया को. क्यों? क्योंकि उनको इंडियंस को हैप्पीनेस देनी चाहिए और उनको अच्छे से वो करना चाहिए, उनको मैनर्स सिखाने चाहिए. ये मिल का सोचना था, जेम्स मिल. For India was not capable of progress without British help. और इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक ब्रिटिशर्स हेल्प नहीं करेंगे. In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. और इस आइडिया से जो ब्रिटिश रूल है, उन्होंने हर को फोर्सेस अपनाई ताकि वो प्रोग्रेस कर पाए इंडियंस को और सिविलाइज कर पाए उनको. The period before British rule was one of the darkness. कि ब्रिटिश रूल से पहले जो एक पीरियड था वो बहुत ज्यादा अंधेरा मींस डार्कनेस था, मींस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था बिल्कुल भी. In any case, can be referred to any period of history as Hindu or Muslim. Did not a variety of faith existed simultaneously in this period? कि हम कैसे रेफर कर सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम पीरियड को हम कैसे रेफर कर सकते हैं, बिकॉज उस समय तो बहुत सारे फेथ आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारे फेथ थे इंडिया में. Why should we characterize an age only that the religion of the ruler of the time? कि हम उस एज को, उस पीरियड को हम कैसे डिफाइन कर दें कि कौन से रूलर का रिलीजन था, मींस जो रूलर वहां पे रूल करा था उसका क्या रिलीजन था, इस पे हम थोड़े ना पीरियड्स बना सकते हैं. To do so is to suggest that the lives and the practices of another do not really matter. अब हमने अगर ऐसा करा कि तब मुस्लिम्स रूल करते थे तो जरूरी थोड़ा है कि सारे जो पीपल थे वो भी मुस्लिम्स थे, हिंदू भी थे. तो हम ऐसे गलत हो रहा है उन लोगों के साथ कि हमने क्या एक ही बता दिया कि मुस्लिम रूलर है तो हर कोई मुस्लिम है. हमने जो और फेथ है और रिलीजन है उनके बारे में नहीं सोचा. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई एक ही, लाइक अगर कोई मुस्लिम रूलर है तो पूरे उसमें मुस्लिम्स ही हैं, मुस्लिम रूल ही कर रहे हैं, मुस्लिम से रूलर्स हैं, हिंदू रूलर्स भी थे, कोई और रूलर्स भी थे. तो ये चीज गलत है. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. ब्रिटिश की क्लासिफिकेशन के अलावा एक और हमारे हिस्ट्री को डिवाइड करा गया तीन, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम. इस डिवीजन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे. इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, where the modern period was associated with the growth of all forces of modernity. It is जो ये पीरियडाइजेशन हमने किससे बोलो करा, वेस्ट से, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड किससे एसोसिएटेड था,
कि पूरी मॉडर्निटी आ रही है, साइंस उनकी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उनकी डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है. मेडिवल वॉज द पीरियड यूज टू डिस्क्राइब, और मेडिवल पीरियड क्या डिस्क्राइब कर रहा था? a society whose features of modern society did not exist. Medieval उसको डिस्क्राइब कर रहा था जो मॉडर्न के फीचर्स को नहीं, जिनमें मॉडर्न के फीचर्स नहीं है. और एंशियंट से तो वो बड़ा है, बट मॉडर्न से थोड़ा पीछे है वो. Can we uncritically accept this characterization of modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty. Nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial. अब हम कैसे मॉडर्न कह सकते हैं, अपनी हिस्ट्री को कैसे हम मॉडर्न कह सकते हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में ना तो इंडियंस को कोई फ्रीडम थी, ना ही इक्वालिटी था, ना ही कोई लिबर्टी थी, तो हम, और ना ही लोगों का कोई इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी या प्रोग्रेस हो रही थी जैसे पहले वेस्ट में मॉडर्न का था कि साइंस प्रोग्रेस हो रही है, उनकी डेमोक्रेसी प्रोग्रेस हो रही है. इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था मॉडर्न पीरियड में. वी वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, हम इक्वली ट्रीट नहीं किए जाते थे. हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं थी इंडियंस के पास, ना ही कोई लिबर्टी थी, और ना ही हमारा कोई ग्रोथ हो रहा था. तो हम इसको मॉडर्न पीरियड नहीं कह सकते, हम इसको कॉलोनियल पीरियड कह सकते हैं. नाउ व्हाट इज कॉलोनियल? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish the rule, subjugating local nawabs and rajas. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स आए हमारी कंट्री पे, उन्होंने रूल करा, हमारे जो लोकल नवाब थे और राजाज थे उनको कैसे हटाया उन्होंने. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed to export, and you will understand the changes that came about a consequence. हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल करा, कैसे हमारी सोसाइटी पे कंट्रोल करा, कैसे वो हमसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चे को वो मीट कर पाए, कैसे वो जो उनको गुड्स जरूरी चाहिए थे वो सस्ते, वो लो प्राइसेस पे खरीदते थे, कैसे जो उनको क्रॉप्स एक्सपोर्ट करनी होती थी वो हम ग्रो करते थे, वो हम प्रेशराइज करते थे कि वही क्रॉप ग्रो करें. तो हम ये सब चेंजेस देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए. You will also come to know about the changes British rule brought in values and taste, customs and practices. कि क्या क्या हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए, क्या क्या हमारे कस्टम्स चेंज हुए, प्रैक्टिसेस चेंज हुई. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we do refer it as colonization. अब colonization हम किसको कहते हैं? जब हमारे political changes हो रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, सोशल और कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, हम उसको colonization कहते हैं. You will however find all classes and groups did not experience these changes in the same way. हर एक क्लास और ग्रुप ऐसे जो colonization एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे. Now how do we know? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? क्या क्या sources थे, कहाँ से उन्होंने लिखा, कहाँ से उन्होंने ये जाना, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने पढ़ी, जो उन्होंने ये डिक्लेयर करा या ये उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन करा कि वी आर लिविंग इन अ कोलोनाइजेशन. Now administration produces records. One important source of official records of British administration, the British believed that the act of writing was important. Britishers क्या believe करते थे कि लिखना बहुत ज्यादा important है कि किसमें क्या हुआ. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation has to be clearly written up. हर चीज वो लिखते थे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थे, क्या क्या उनकी प्लान्स थी, क्या क्या पॉलिसीज थी, वो हर चीज लिखते थे. Once this was done, things could be properly studied and debated. अब एक काम हो गया तो हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और उस पर डिबेट्स कर सकते हैं. This conviction produced an administrative culture of memos, noting and reports. अब ये कि हर चीज लिखना, इन्होंने क्या एक कल्चर प्रोड्यूस करा कि हर एक चीज रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, मेमोज बनाए जाएंगे.
The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. कि हर एक जो चीज उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में प्रोड्यूस करी है, लिखी है, जो उनकी राइटिंग्स हैं, वो हर चीज उनको अच्छे से प्रिजर्व करनी चाहिए. So they set up record rooms attached to all administrative institutions. में उन्होंने हर एक रिकॉर्ड रूम रखा ताकि हर चीज रिकॉर्ड रहे. The village, the Tehsildar office, the collectorate, the commissioner's office, the provisional secretariats, the law courts all had their record rooms. उन्होंने कि हर एक जो यहाँ के इंस्ट्रक्शंस हैं, पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, वो हर चीज रिकॉर्ड करी जाएगी और उनको अच्छे से प्रिजर्व करा जाएगा. तो हर एक ऐसी चीजों में जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें रिकॉर्ड रूम्स होते हैं. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स and museums were also established. आर्चीव हमने पढ़ा है कि जिसमें important documents हम preserve करते हैं. It's like library. Letters and memos that move from one branch of the administration to another in the early years of 19th century can still be read in the archives. Letters और memos जो move होते रहते थे from one administration institution to another administration institution, उनको archives में अच्छे से preserve करके रखा गया है. You can also study the notes and reports that district officials prepared, or the instructions that directives that were sent by officials at the top of the provincial administrations. हम हर चीज read कर सकते हैं उस टाइम में कैसे क्या था, because we have the record rooms. In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is by those who have this specialized in the art of beautiful writing. वो documents अच्छे से copy करे जाते थे और एक particular जो people जो अच्छे से अच्छी writing में वो लिखते थे, that is calligraphists, वो अच्छी खासी handwriting में उसको लिखते थे. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of the each government department. अब जैसे जैसे प्रिंटिंग हमारी आगे बढ़ती रही वैसे वैसे इन जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे इम्पोर्टेंट, उनकी काफी सारी कॉपीज बना ली गई ताकि हम उसको बाद में पढ़ सके, ताकि हम एक अगर हमारी खो गई तो हम दूसरी हमारी कॉपी है. So this is the National Archive of India came up in 1920. When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close at a viceregal palace. This location reflects the importance these institutions had in British imagination. Now, reports to the Home Department. In 1946, the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of Royal Indian Navy. Here is a sample of a kind of reports कि क्या क्या उन्होंने करा, कैसे कैसे हमारी जो हमारी रॉयल नेवी थी वो कैसे ब्रोक हुई. Arrangements have been made for the army to take over ships and establishment. Royal Navy ships was remaining outside the harbor. Karachi, 301 mutineers are under arrest and a few more strongly suspected are to be arrested. All establishments are under military guard. So this is how they used to कैसे कैसे reports बनती थी होम डिपार्टमेंट में, कैसे reports बनती थी, ये वो हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. Now surveys become important. The practice of surveying also became important under the colonial administration. The British believed that a country has to be properly known before it could be effectively administered. कि सर्वे करा उन्होंने, practice of survey की उन्होंने लोगों को सर्वे करा, जाना कि कैसे वो रहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि कंट्री को पहले हमें एक कंट्री को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, जब तभी हम उन पे राज कर सकते हैं. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out on the maps of entire country में detailed survey हो रहा था. In the villages, revenue survey were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, fauna, the local histories, and the cropping pattern. All the facts seen as necessary to know about the administer the region. कि विलेजेस में रेवेन्यू सर्वेज होती कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं, टोपोग्राफी उसकी रीजन की ज्योग्राफी रीड
सर्वे की जा रही थी सॉइल की कैसी क्वालिटी है, कैसे एनिमल और कौन कौन से एनिमल और बर्ड्स वहां पे पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना की लोकल हिस्ट्री क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, हर एक चीज वो देख रहे थे ताकि वो उस रीजन को अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाए. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years में census हो रहा था. Means क्या क्या change हुआ. These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of region, noting information on caste, religion and occupation. अब सेंसस हर चीज का होता है, लोगों का सेंसस हो रहा था कि क्या क्या लोगों में चेंजेस हो रहे हैं. मीन्स क्या क्या उनकी कास्ट में इंक्रीजमेंट हो रहा है, मीन्स पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, रिलीजन क्या है और ऑक्यूपेशंस क्या है, लोगों का क्या क्या उसमें बदल रहा है, चेंज हो रहा है हर 10 years में. There were many other surveys, botanical survey, zoological survey, archaeological survey, anthropological survey and forest survey. कि फॉरेस्ट का सर्वे की कौन कौन से प्लांट्स ग्रो हैं, क्या क्या हम उससे कर सकते हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वेज हो रहे थे, जूलॉजिकल सर्वेज हो रहे थे. Now, what official records do not tell. From this vast corpus of records, we can get to know a lot. But we must remember that all these official records, these are official records. कि हम रिकॉर्ड तो कर रहे थे, हमें एक वास्ट इंफॉर्मेशन मिल रही थी इन रिकॉर्ड से, बट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट. हर चीज हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि जो रिकॉर्ड हो रहा था वो क्या होता है, सिर्फ ऑफिशियल के जो थॉट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे थे. जो इम्पोर्टेंट पीपल के जो उस समय हेड थे वो उनके थॉट रिकॉर्ड हो रहे थे. what they were interested in, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, what they were wish to preserve for posterity, क्या क्या वो preserve करना चाह रहे हैं. These records do not always help us understand what other people in a country felt and what lay behind these actions. हम इन रिकॉर्ड से ये नहीं जान सकते कि बाकी सारे लोग क्या फील कर रहे थे कंट्री के, क्या क्या उनके एक्शंस थे. फ्रॉम दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर. इसके लिए हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा. When we begin to the search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. Means वो बहुत ज़्यादा difficult है. Official records तो हमें administrative record rooms में मिल गए, but ये चीजें हमें मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in local bazaars. हमारे पास डायरीज थी लोगों की, accounts of pilgrims and autobiographies of the important personalities and popular booklets जो कि sold होते थे ताकि हमें पता लग सके कि लोग क्या सोच रहे थे उस समय. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. अब जैसे जैसे printing start हुई, न्यूज़पेपर्स बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी में पब्लिश होते थे और इश्यूज जो मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज है उन पे डिबेट होती थी. लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. अपनी लीडर्स और रिफॉर्मर्स अपनी फीलिंग्स लिखते थे, अपने आइडियाज लिखते थे. All these sources, however, were produced by those who were literate. अब ये सारे सोर्सेज वो लिख तो वही सकते हैं जो लिटरेट है, जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है. From these we will not be able to understand what history was experienced and lived by the tribals and peasants. अब वो लोग क्या सोचते थे जो लिख नहीं सकते, या वो जो फार्मर्स ट्राइबल पीपल, हम वो तो बता नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉट लिटरेट एट दैट टाइम. The workers in the mines or the poor on the street, getting to know their lives is a more difficult task. Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. But हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा effort और डालें. And we will see later in the chapters. So now we are done with this chapter. Together we'll do the exercise. Now state whether following is true or false. James Mill divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, Christian. Hindu, Muslim and British. James Mill ने, तो this is false. Christian would not be there, British would be there.
Official documents help us to understand what the people of the country think. Official documents ये बताते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं, ordinary people. False. क्या बताते थे? What the officials are thinking. The British thought surveys were important for effective administration. True. So we are done with this chapter. Question number 2, 3, 4 and 5 you will get in the description box as a link. So if any problem, please check it out. And so that's it our chapter. तो आपको कैसा लगा ये चैप्टर? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.